मेरा नाम प्राची गोस्वामी है। मैं कक्षा BA अंतिम सेमेस्टर हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। दृश्य श्रव्य एवं चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत मेरा शीर्षक है दुर्ग स्वामी पुनर्विवाह की ऐतिहासिकता। मेरी निर्देशिका है डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैडम। दुर्ग स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ। इन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, पाली और प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। अपने छोटे से जीवन काल में इन्होंने कहानी, नाटक, कविता, उपन्यास और निबंध आदि विभिन्न विधाओं में व्यापक रूप से प्रतिष्ठा अर्जित की। दुर्ग स्वामी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। प्रस्तावना। हिंदी नाट्य साहित्य के लिए प्रसाद जी वरदान बनकर अवतरित हुए हैं। उनका हिंदी साहित्य क्षेत्र में अवतरण एक महान घटना थी। दुर्ग स्वामी नाटक प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस नाटक में उत्तम नाटक के सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। दुर्ग स्वामी प्रसाद जी का ऐतिहासिक और कलात्मक नाटक है। दुर्ग स्वामी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक है। नाटककार की महान विशेषता यह है कि उसने समस्याओं का आकलन करने के साथ उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। मूल रूप से नाटक का प्रमुख उद्देश्य नारी समस्या का आकलन करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर रचे गए इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने नारी जीवन की जटिल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। यह ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, साहित्यिक होने के साथ साथ एक समस्या नाटक है जो इतिहास के बीच से होकर आज के समाज में नारी की स्थिति और विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की समस्या को बड़े साहस, संयम, विचार एवं तर्क की स्थिति करके सुझाता है। जहाँ तक दुर्ग स्वामी के मूल कथानक का प्रश्न है, इसकी कथा गुप्त वंश के ऐतिहासिक तथ्य से संबंधित है, जिसमें नाटककार ने अपनी कल्पना का सहारा लेकर उसे और अधिक प्रासंगिक एवं सामायिक बनाने का प्रयत्न किया। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने अयोग्य ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त को राज्य अधिकार से वंचित कर तेजस्वी कनिष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त को युवराज और उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात शिखर स्वामी ने रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। रामगुप्त ने चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता दुर्ग स्वामी अथवा महादेवी वर्मा का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात भी रामगुप्त ने दुर्ग स्वामी का अपमान ही किया। रामगुप्त दुर्ग स्वामी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम को जानना चाहता था, इसलिए वह छिपकर उनका वार्तालाप सुनकर पता कर लेता है कि उसके मन में कोमल भाव विद्यमान है। रामगुप्त का मध्य पर्वत प्रदेश पर शिविर लगा हुआ, जहां पर उसे चारों ओर से शकों ने घेर लिया था। शकराज ने अपने लिए महादेवी दुर्ग स्वामी और अपने समाताओं के लिए मगध के सम्राटों की स्त्रियों की मांग की, जो कि प्रायः रामगुप्त ने मान ली। रामगुप्त युद्ध करने को मृत्यु समझता था। दुर्ग स्वामी की दीनता पूर्वक रामगुप्त से अपनी पत्नी होने के अधिकार तथा स्त्रीत्व के सम्मान की रक्षा की भीख मांगती है, किंतु रामगुप्त उसकी एक न सुने। इस बात से दुर्ग स्वामी आत्महत्या करने जा रही होती है, परंतु यह सब चंद्रगुप्त को पता चलते ही वह स्वयं दुर्ग स्वामी का वेश धारण कर तथा अन्य कुमाताओं को स्त्री का वेश धारण कर चलने को कहते हैं। तभी रामगुप्त दुर्ग स्वामी को भी उनके साथ जाने को आदेश देता है। उधर शकराज की पत्नी कोमा शकराज को ऐसा करने से मना करती है, परंतु शकराज उसकी एक नहीं सुनता। दुर्ग स्वामी का वेश धारण करके चंद्रगुप्त आदि सभी दुर्ग में आ जा पहुंचते हैं। फिर योजना अनुसार शक को दुर्ग स्वामी का रूप धारण किए हुए चंद्रगुप्त अकेले में मिलने बुलाते हैं और उनका वध कर देता है। सभी शक समाताओं का वध करके रक्त रजित समाज कुमारे चंद्रगुप्त के पास पहुंचते हैं। वहीं पर रामगुप्त स्वामी एवं सैनिक के साथ आ जाते हैं। दुर्ग स्वामी अपने भविष्य के बारे में सोचकर व्याकुल हो जाती है। मंदाकिनी पुरोहित को प्रेरित करती है कि वह धर्म का प्रतिनिधि है, उसे इस विषय स्थिति का कोई समाधान करना चाहिए।
परंतु फिर भी पुरोहित धर्मशास्त्र को देखने की बात कहकर चला जाता है। ध्रुव स्वामी अपनी सोचनीय अवस्था पर तड़पती रहती है तथा रामगुप्त के प्रति घृणा व्यक्त करती है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी के प्रति प्रेम को प्रकट करता है और रामगुप्त चंद्रगुप्त और समाताओं कुमारों को बंदी बना लेता है। ध्रुव स्वामी अपने विवाह का प्रवचन घोषित करती है। उसके व्यंग्य से प्रहार से तिलमिलाकर रामगुप्त उसे भी बंदी बनाने का आदेश देता है। तत्पश्चात आवेश में आकर चंद्रगुप्त श्रृंखला तोड़ डालता है और अपने को उत्तराधिकारी बताते हुए शिखर स्वामी से कहता है कि वह रामगुप्त को लेकर बाहर चले जाए। रामगुप्त को पति होने के अधिकार से वंचित करके ध्रुव स्वामी के मोक्ष की घोषणा करता है और सभी लोग मिलकर रामगुप्त को सिंहासन पर बैठने से अयोग्य घोषित करते हैं। रामगुप्त चंद्रगुप्त को मारने के लिए कटार उठाता है, परंतु एक कुमार के प्रहार से धराशायी हो जाता है। नाटक राज्य अधिकार चंद्रगुप्त और महादेवी ध्रुव स्वामी की जय जयकार से समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, मेरा विषय ध्रुव स्वामी पुनर्विवाह की ऐतिहासिकता। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं कि नारी पुरुष की दासी नहीं है। यदि पुरुष नपुंसक व कायर है तो नारी न केवल उसका विरोध कर सकती है, वह उससे का परित्याग करके अपने प्रिय पुत्र का वरण भी कर सकती है, अर्थात उसके प्रिय पुत्र के साथ पुनर्विवाह भी कर सकती है। यह बात भारतीय समाज के लिए खास तौर पर उस समय जब ये नाटक लिखा गया था कल्पना से भी परे थी, परंतु आजकल के युग में नारी पुनर्विवाह कर सकती है, वह अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। नारी अपने सम्मान के लिए स्वयं ही लड़ाई कर रही है। पुनर्विवाह का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के बाद ही प्रारंभ हुआ। वह नारी के बारे में इतना सोचा गया। संदर्भ, हिंदी नाट्य निबंध एवं गद्य विधाएं एवं बुंदेली भाषा का साहित्य, गूगल, यूट्यूब, अन्य पुस्तकें। प्रतिपुष्टि, इस प्रस्तुति को बनाने में मुझे अनेक कठिनाइयां हुई, परंतु शीर्षक के अंतर्गत आने वाले विश्लेषण को ढूंढना व उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत करना सीखा तथा शीर्षक के अर्थ को गंभीरता से समझा तथा कार्य को नई तकनीक से हिंदी में प्रस्तुत करना सीखा, जो हमारे भविष्य के लिए लाभदायक है। एवं मैं डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैडम की आभारी हूँ कि इन्होंने अपना इतना प्रिय समय हमें दिया, हमें प्रेरणा दी व साथ ही साथ उनका समय भी हमें दिया। धन्यवाद।